लेकिन गगन के रुपए से किसी को पता नहीं चला। गगन की बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते की बहन का एक बच्चा घर में रहता था। पुलिस वालों ने यथा नियम उन दोनों को खूब घिसा मजा, हलाया डुलाया, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। विजय विलायत हो गया। उसके बार बार परीक्षा में फेल हो जाने से हरिहर को उसके खाने पीने और पढ़ाई लिखाई पर बहुत रुपया खर्च करना पड़ा है, लेकिन वह परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका। 2 साल पहले ही विलायत में प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप बहुत ही गर्म मिजाज लेकर लौटा। विजय का कहना है कि विलायत में पास फेल में कोई अंतर नहीं, किताबें पढ़कर तो गधा भी पास हो जाता है। अगर वही उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर किताबें रटा करता, विलायत न जाता। घर लौटकर उसके पिता के लड़की के व्यापार की काल्पनिक दुर्व्यवस्था की आशंका प्रकट की और डूबते डगमगाते व्यापार को सुव्यवस्थित करने में जुट गया। इसी बीच कर्मचारियों का पर उसका दबदबा कायम हो गया। मुनीम गुमास्ते इस तरह डरने लगे जैसे शेर से डरते हैं। जिस काम की वजह से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, तब गणेशपुरा का विवरण उनके सामने पहुंचा। उसने यह तो जानी हुई बात है, पिताजी जो कुछ कहेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अब लापरवाही से काम नहीं चल सकता। उन्हें खुद वहां जाकर सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए वह गणेशपुरा आया है। लेकिन इस छोटे से काम के लिए अधिक दिन गांव में नहीं रहा जा सकता। जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ की व्यवस्था करके कलकत्ता लौट जाना है। सब कुछ इस अकेले के ही सिर पर है। बड़े भाई अजय अटार्नी है, अत्यंत स्वार्थी, अपने ऑफिस और बाल बच्चों को लेकर व्यस्त रहते हैं। गृहस्थी की सभी बातों में अंधे हैं, लेकिन हिस्सा बांट के बारे में उनकी 10-10 आंखें काम करती हैं। उनकी पत्नी प्रभामयी कलकत्ता विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट है। घर वालों की खबर सुध लेना तो दूर सास सुकूर जीवित है या मर गए, इतनी खबर लेके भी फुर्सत नहीं। 5-6 कमरे लेकर मकान के जिस हिस्से में वह रहते हैं, वहां परिवार के लोग आते जाते सकुचाते हैं। उनके नौकर चाकर अलग हैं। उड़िया बहरा है। केवल बड़े बाबू के मना कर देने के कारण वह मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके हैं। यह कभी प्रभा को बहुत बुरी तरह अखरती है, लेकिन उस आशा है कि ससुर के मरते ही यह कमी पूरी हो जाएगी। देवर विजय के प्रति हमेशा से उपेक्षा की भावना रहती आई, लेकिन जब से वह विलुप्त विलायत घूमकर लौटा है, उसके विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया है। 2-4 बार उसे आमंत्रित करके अपने हाथ से पकाकर डिनर खिलाया है। इसी अवसर पर अपनी बहन अनीता से विजय का परिचय भी कराया है। वह इस वर्ष बीए ऑनर्स पाक कर एमए में एडमिशन लेने की तैयारियां कर रही है। विजय विदुर है। पत्नी के देहांत के बाद ही वह विलायत चला गया था। वहां क्या किया क्या नहीं किया इसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन घर लौटने के बाद लोगों ने स्त्रियों के संबंध में उसके व्यवहार में रूखापन महसूस किया। मां ने विवाह के लिए कहा तो उसने चीख कर विरोध करते हुए उन्हें ठंडा कर दिया। तब से आज तक वह मामला दबा पड़ा है। गणेशपुरा आकर उसने एक प्रजा के मकान के 2 बाहरी कमरे लेकर नई कचहरी स्थापित कर दी। जमींदारी के जितने भी कागजात गगन के घर मिल सके जबरदस्ती यहाँ उठा लाए हैं, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते के बानौत को घर से निकाल कर बाहर किया जाए। विनोद घोष के साथ अभी अभी इस बात पर विचार विमर्श कर रहा था। कलकत्ता से आते समय विजय अपने 7-8 वर्ष के लड़के कुमार को साथ लेता आया है। गवई गांव में सांप बिच्छू आदि के डर से मां ने आपत्ति की थी, लेकिन विजय ने कह दिया था, तुम्हारी बड़ी बहू के प्रसाद से तुम्हारे लड्डू गोपाल पोते पोतियों की कमी नहीं है। कम से कम इसे वैसा मत बनाओ, इसे आपत विपद में पढ़कर आदमी बनने दो। सुनते हैं विलायत के साहब लोग भी
ठीक ऐसा ही कहा करते हैं, लेकिन साहबों की बात के अतिरिक्त यहाँ जरा कुछ गोपनीय बात भी है। विजय जब विलायत में था तब इस मातृ विहीन बालक के दिन बिना किसी लाड़ प्यार के ही कटे हैं। कुमार की दीदी अक्सर चारपाई पर पड़ी रहती है, इसलिए पर्याप्त धन वैभव के होते हुए भी उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बेचारा कष्टों में ही इतना बड़ा हुआ है। विलायत से वापस आने पर विजय यह बात को मालूम हो गई। गणेशपुरा जाते समय विजय की भाभी ने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा, लड़के को साथ लेकर जा रहे हो देवर जी, गंवई गांव की नई जगह ठहरी, जरा सावधानी से रहना, लौटोगे कब तक? जितनी जल्दी संभव हो सकेगा। सुना है वहाँ अपना एक मकान भी है, बाबूजी ने खरीदा था। खरीदा जरूर था, लेकिन खरीदने का अर्थ होना नहीं है भाभी, उस मकान पर अपना कब्जा नहीं है। लेकिन अब जो तुम खुद जा रहे हो देवर जी, अब कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। आशा तो यही है, कब्जा हो जाने पर जरा खबर भिजवा देना। क्यों भाभी? उत्तर में प्रभा ने कहा, पास ही तो हो, गंवई गांव कभी आंख से देखा नहीं जाकर देख आऊंगी। अनीता का भी कॉलेज बंद हो रहा है, वह भी मेरे संग आना चाहेगी। इस प्रस्ताव पर प्रसन्न होकर विजय ने कहा था, कब्जा होते ही मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा, लेकिन तब इनकार ना कर सकोगी। अपनी बहन को जरूर लाना। अनीता युवती है, देखने में भी सुंदर है, बीए ऑनर्स है। सामान्य नारी जाति के प्रति विजय की बाहरी उपेक्षा होने पर भी एक विशिष्ट नारी के प्रति एक साथ इतने गुण होते हुए भी उसकी ऐसी धारणा हो सो बात नहीं है। वहाँ शांत ग्राम के निर्जन प्रांत में और कभी प्राचीन वृक्षों की छाया में शीतल संकीर्ण गांव पथ पर एकांत में सहसा उसके आ जाने की संभावना उसके हृदय में उस दिन रहकर झूले जैसी रौनक पैदा कर रही थी। विजय शुद्ध विलायती लिबास पहने, सिर पर हैट, मुंह में चुरूट दबाए और जेब में चेरी की घड़ी घुमाता हुआ बाबू परिवार के सदर मकान में पहुंचा। साथ में 2 मिर्जापुरी लठायत दरबान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जायदाद पर दखल करने में हालांकि झगड़े फसाद का भय है, फिर भी लड़के को लड्डू गोपाल बना देने के बजाय मजबूत और साहसी बनाने के लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा होगी। इसलिए वह लड़के को भी साथ लाया है। लेकिन विनोद बराबर भरोसा देता रहा कि अनुराधा अकेली और अंततः नारी ही ठहरी, वह जोर जबरदस्ती से हरगिज नहीं जीत सकती। फिर भी जब रिवॉल्वर पाक है तो साथ में लेना ही अच्छा है। विजय ने कहा, सुना है कि यह लड़की शैतान है, पलक झपकते आदमी पकट्टे कर लेती है और यही गगन की सलाहकार थी। उसका स्वभाव और चरित्र भी ठीक नहीं। विनोद ने कहा, जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना। मैंने सुना है, वहां कोई नहीं। विजय सूने आंगन में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। हाँ, है तो बाबुओं जैसा मकान। सामने पूजा का दलान है, अभी एक टूटा फूटा नहीं है, लेकिन जीर्णता की सीमा पर पहुंच चुका है। एक और क्रमानुसार बैठने के कमरे और बैठक खाना है। दशा सबकी एक जैसी है। कबूतरों, चिड़ियों और चमगादड़ों ने स्थायी आश्रय बना रखा है। दरबान ने आवाज दी, कोई है? दरबान के मर्यादा रहित उच्च स्वर के चित्कार से विनोद घोष और अन्य लोग लाज से शर्मिंदा हो उठे। विनोद ने कहा, राधा जी को मैं जाकर खबर किए देता हूँ साहब। यह कहकर वह अंदर चला गया। विनोद की आवाज और बात करने के ढंग से स्पष्ट मालूम होता है कि अब भी इस मकान का असम्मान करने में उसे संकोच होता है। अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोद जाकर बड़ी विनम्रता से कहा, जी छोटे बाबू आए हैं, बाहर खड़ा है। इस अभाग्यपूर्ण घड़ी की उसे रोजाना
आशंका बनी रहती थी। हाथ धोकर उठ खड़ी हुई और संतोष को पुकार कर बोली, बाहर एक दरी बिछा आ बेटा और कहना मौसी अभी आती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।